मेरे साथ नयन मार्कन हैं जो राजनीति को जानते हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये जो रेड हुई है उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। नयन, क्या कहेंगे, जब भी किसी विपक्षी दल के नेता पर रेड पड़ती है तो सत्ताधारी पार्टी को जरूर कहता है कि भाई इसने करा दिया। सीबीआई तो तोता है मोदी की, सीबीआई तो तोता है बीजेपी की, और बीजेपी ने केजरीवाल के मंत्रियों के यहाँ भी सीबीआई भेज दी। जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे तो दिल्ली पुलिस मोदी सरकार की तोती हो जाती है, जब सीबीआई कोई कार्रवाई करे तो वो मोदी सरकार की तोती हो जाती है, जब ईडी कोई कार्रवाई करे तो वो मोदी सरकार की तोती हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि भारत के विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है और भारत की सत्ताधारी पार्टियों की प्रॉब्लम भी क्या है, क्योंकि दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर आपने 10 रुपये चुराए हैं और मेरे यहाँ पर दिल्ली पुलिस या जहाँ पर मैं खड़ा हूँ नोएडा पुलिस जो योगी सरकार के अंतर्गत आती है वो आई है तो वो 10 रुपये लेकर जाएगी, और अगर मैंने नहीं चुराए हैं तो भाई वो क्यों लेकर जाएगी, पहले मुझे इसका भी जवाब चाहिए। और दूसरी बात, अगर मनीष सिसोदिया जी ने कुछ नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है, तो क्यों सत्येंद्र जैन को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया जाता है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा, पहले मुझे इसका भी जवाब दीजिए। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट तो निष्पक्ष है, दिल्ली हाईकोर्ट तो किसी के अंतर्गत नहीं आता। जब दिल्ली हाईकोर्ट निष्पक्ष होकर फैसला देता है तब भी वो इनके यहाँ पे हो जाता है। जब दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन की वजह से दिल्ली सरकार को और सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाता है तो वो इनकी वजह से हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली में और संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए ना विनोद जी, तो ईडी और सीबीआई स्वतंत्र हैं, इन दोनों पर किसी पे कब्जा नहीं है। हाँ, माना केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एजेंसीज वाइज अगर आप देखेंगे तो एजेंसियों पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता, कोर्ट पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। उन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर शायद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपने यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और आपका दूसरा सवाल रहा, देखिए अगर आपने कुछ नहीं किया, जैसे प्यार नहीं किया तो डरना क्या, वैसे ही अगर आपने कुछ नहीं किया तो इस चीज़ में डरना क्या। और दूसरी बात, मोदी बनाम केजरीवाल, पहले तो विपक्ष ये जांच ले कि बंगाल में ममता वर्सेस के मोदी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश वर्सेस मोदी है, मायावती वर्सेस मोदी है, और यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक दलों में और भी जगह मोदी है। वाईएसआर में तेलंगाना में वाईएसआर वर्सेस वो है, ओवैसी वर्सेस मोदी है। मतलब ओवैसी के पास और विपक्ष के पास 16 से ज़्यादा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। बिहार में नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब विपक्ष का 16 प्रधानमंत्री उम्मीदवारों के नाम पर चुनाव लड़ेगा, पहले मुझे इसका भी जवाब चाहिए। एक मोदी के लिए अब ये 16 कैंडिडेट उतारेंगे, मतलब मोदी जी से अब विपक्ष इतना डरने लगा है कि 16 कैंडिडेट उतारने की आवश्यकता विपक्ष को पड़ने लगी है। और विपक्ष इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है, हाँ विपक्ष कमज़ोर पड़ चुका है, वो 2022 के आम चुनावों में जनता ने दिखा भी दिया, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने विपक्ष को खदेड़ कर नोएडा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे मेरठ हो, सहारनपुर हो या लखनऊ हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पर विपक्ष को खदेड़ दिया। और आप अभी अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की तो खुद की अभी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, नोएडा में कितनी सीटें आई हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मुझे बता दीजिए, और नोएडा में वोट परसेंट कितना था मुझे बता दीजिए। देखिए इनकी दाल दिल्ली में गलनी थी, गल गई, अब नहीं गलेगी। राजेंद्र नगर में अभी उपचुनाव हुए हैं, माना जीत गए, लेकिन 10% वोट की कटौती हुई है। अभी पंजाब में संगरूर में भगवंत मान की खुद भी सीट पर लोकसभा का चुनाव हार गए और खुद को शुरवीर बताते हैं, थूक के मर जाना चाहिए। और दूसरी बात, विपक्ष अपना वो तो सपना देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी तो कह रहे हैं जनता के पास मीडिया जाके पूछती है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। केजरीवाल ऐसा नेता जो मजबूत चुनाव लड़ते हैं, केजरीवाल जिन पर कोई दाग नहीं, केजरीवाल जिन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं, केजरीवाल वो केजरीवाल जो एकदम साफ स्वच्छ की राजनीति करने वाले हैं और जिनके मंत्रियों के पोस्टर छप रहे हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि मेरा जो तस्वीर छपी वो विदेशी अखबार में छपी, मेरी तस्वीर छपी विदेशी अखबार में छपी। पहले तो ये देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिनके पास विभाग नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो आप इनका वित्त मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आप इनका स्वास्थ्य मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आप इनका क्या कहते हैं एजुकेशन का मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आप इनका पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आप इनका शिक्षा का मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आप इनके दारू के ठेके का जो खुद का मंत्रालय अरविंद केजरीवाल खोल के बैठे उसका मंत्रालय ले लीजिए। जब आपके पास कोई मंत्रालय है ही नहीं तो भ्रष्टाचार की नीतियाँ आएंगी कहाँ से। और अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्रालय इसीलिए भी नहीं लिया है क्योंकि अगर वो मंत्रालय लेंगे तो उन्हें काम करना पड़ेगा, और अरविंद केजरीवाल जी काम करेंगे, उनको क्या, उनकी पार्टी के 62 विधायकों को भी गवारा नहीं है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी अगर काम करेंगे तो उनकी दुखती नस में रख पड़ेगी, उनको तो बस एक ही चीज़ चाहिए, बड़े से आलिशान बंगले में रहें और 8 करोड़ का स्विमिंग पूल जो उन्होंने बनाया है, और बाकी जो 850 ठेके, वो तो धन्यवाद करता हूँ मैं दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उनका, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं शराब नीति को ध्वस्त कर दिया, वरना दिल्ली की जनता, क्या नोएडा की जनता भी ध्वस्त हो जाती और शराब पी कर ये कूड़े कचरे के ढेरों में
में पड़ी रहती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला इसलिए नहीं किया क्योंकि आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, तो आपके मार्क्स कम है, कम नहीं है या ज़्यादा है, उसका अंतर कैसे पता लगेगा आपको या आपके पेरेंट्स को, ये भी तो बताइए। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी का हाल है, जब उन्हें कुछ नहीं करना, उनके पास कोई मंत्रालय ही नहीं है, तो उनके पास पता कहाँ से लगेगा। और जिनके पास दिल्ली को जापान बना दिया, दिल्ली की सड़कों को बेहतरीन बना दिया। जापान की बात आप छोड़िए, पहले स्वास्थ्य मंत्रालय पे आता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल में हैं, दोनों के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है। मतलब लंदन और सिंगापुर का ये मॉडल है। और सिंगापुर के मॉडल पे भी आता हूँ। सिंगापुर का मॉडल इतना अच्छा है कि सिंगापुर में जाते हैं, टिकट की किराया जनता से मांगते हैं, उसके बाद जब फ्री नहीं होता तो दारू के ठेके से अपना पैसा कमा कर सिंगापुर की टिकट बनाते हैं। हाँ, उनके एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना 2 दिन पहले ट्विटर पे, मैंने मेंशन किया था, ट्विटर पे अपना हैंडल डाला था। ट्विटर पे उन्होंने डाला था कि मेरी पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं। उसमें उन्होंने खुद की अपनी एक वेबसाइट आज तक के नाम से बनाई, 2 अक्षर लिखे कि हमारा इतना अच्छा है, #सिंगापुर। उसके बाद उस विकीपीडिया के नीचे कुछ लिखा नहीं है। मतलब 100 अक्षरों के बाद उस विकीपीडिया पे कुछ लिखा नहीं है। आप नेशनल टीवी पे क्यों जाते हैं? मैं हेडलाइंस इंडिया पे भी आपसे सवाल पूछता हूँ। आपकी हेडलाइंस इंडिया की वेबसाइट है, लाखों लोग उस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। अब उस वेबसाइट से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो कम से कम एक डिस्क्रिप्शन करने के बाद भी 500 अक्षर तो आप लिखते ही लिखते हैं, ताकि कुछ ना कुछ जनता को पता तो लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई, उसके बाद उसमें 2 अक्षर लिखे कि हमारा मॉडल अब सिंगापुर में प्रचलित है। सिंगापुर में प्रचलित के बाद उन्होंने ये नहीं लिखा कि किस जगह प्रचलित है, कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलाया जा रहा है, क्या क्या फंक्शन है, किस तारीख को फंक्शन है, कब कब जगह फंक्शन है, ये नहीं बताएंगे वो। हाँ, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा ना दिल्ली की जनता को। अगर उन्हें बताया तो भाई दिल्ली की जनता भी घपला, उनकी तरह जैसे वो घपलावाल मुख्यमंत्री वैसे वो भी हैं। और कश्मीर फाइल्स पर लागर आपने वाले अरविंद केजरीवाल तो हिंदुओं के दिल से पहले ही उठ चुके हैं, मुसलमानों के दिल से भी उसी समय उठ गए थे जब मुस्लिमों को उन्होंने भट्टा देकर उन पर बुलडोजर चलवा दिया। क्या कहेंगे? अब तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मेरा सपना देश का प्रधानमंत्री बनने का। उनके खुद मंत्री सिसोदिया जी आए, उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री का जो सपना है केजरीवाल जी का, वो जनता पूरा करेगी। उन्होंने एक नंबर भी जनता के लिए निकाला कि देश को आगे अगर बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है, देश को मजबूती पे खड़ा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। दुनिया में पहली ऐसी पार्टी है जो दिल्ली और पंजाब दोनों प्रदेशों में है, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। हाँ, एक सीट आई थी लेकिन संगरूर में वो भी हार गए। ये पहली पार्टी है। और दूसरा, आपके बहुत सारे करेक्शन मैं करता हूँ, ये दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो 2 राज्यों में 2 प्रदेशों में सरकार चला रही है, उसके बाद भी 200 से ज़्यादा ठेके खोलने के बाद उसे मल्टीप्लाई करके 4 गुना ज़्यादा करके 850 कर देती है। ये वो पार्टी है जो 4000 से ज़्यादा लाइसेंस आवंटित कर देती है शराब के लोगों को। ये वो पार्टी है जो वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जब दिल्ली के आदेश गुप्ता जी और कहते हैं, माफ़ कीजिए, मनोज तिवारी जी जब अस्पताल को देखने जाते हैं तो वो ज़मीन खाली पड़ी मिलती है, वहाँ पे कोई अस्पताल नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली की उस जनता ने, दिल्ली की सरकार ने मोदी जी से 85 करोड़ रुपए का उस आवंटित ले लिया, लेकिन वो अस्पताल सिर्फ कागज़ों में बना हुआ था, उसके अंदर कोई मिला नहीं था। जिस दिल्ली की विधानसभा में मैं रहता हूँ, शालीमार बाग में, वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हुई, वहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है शालीमार बाग में। शालीमार बाग में मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, उसके आसपास बस फूल पचड़े पड़े हुए हैं और थोड़ा कूड़ा पड़ा है और कुछ नहीं है उस मोहल्ला क्लिनिक में। बस यही है। ये पहली ऐसी प्रदेश की पार्टी है जो रेपिस्टों को महान बताती है। ये पहली ऐसी पार्टी है जो एक नरसंहार को खुली विधानसभा में कहकर झूठा बता देती है, क्योंकि वो विधानसभा और वो जगह जहाँ पर ये बोल रहे हैं, भूल जाते हैं कि हिंदुओं ने वोट किया था और भूल जाते हैं कि उन्होंने वोट किया था। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी प्रदेश में 2 सरकारें हैं, दोनों में एक डिप्टी सीएम ईडी के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने 1400 करोड़ का घपला कर दिया। अभी तक एमसीडी को उसका बकाया 16,000 करोड़ रुपए दिया नहीं, उसके बाद भी एमसीडी पर सवाल उठाते हैं, एमसीडी पर सवाल उठाते हैं। आज तक पंजाब में तेजेंद्र बग्गा के खिलाफ इन्होंने इतनी आवाज़ें कर ली, लेकिन एक एफआईआर नहीं कर सके एमसीडी के उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलता हूँ, आप एमसीडी मत जाइए, पंजाब से ही एफआईआर करके दिखा दीजिए। झूठे केस में कर दीजिए, जैसे आपने तेजेंद्र बग्गा पे कर दी, एक एफआईआर उस पे भी कर दीजिए, फिर लेके दिखाइए। लेकिन बस आपका यही फैक्टर है कि आप कुछ कर नहीं सकते, हाई कोर्ट से डांट आप खाएंगे, उसके बाद एमसीडी पर। मोदी करने नहीं दे रहा, मैं तो बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ, मोदी करने नहीं दे रहे, मोदी डर गए हैं। मेरी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि मोदी जी ने सीबीआई, ईडी, सारी एजेंसियां मेरे पीछे लगा दी। मेरे मंत्रियों के घर पे सीबीआई पहुंच रही है, मेरे मंत्रियों के घर पे ईडी पहुंच रही है, लेकिन उन्होंने कहा केजरीवाल डरने वाला नहीं है, मोदी चाहे जितना डरा ले।
देखिए मोदी को डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री ना बन जाऊं, इसलिए मोदी जी को डर लग रहा है। मोदी जी तो इतने डरे हुए हैं कि लोकसभा के दिल्ली में चुनाव हुए तो सातों की सातों सीट जनता ने दिखा दी। मोदी जी तो इतने डरे हुए हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, एक अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा, उसके बाद 273 सीटें जनता ने दे दी। बिहार में अपने दम पर मोदी जी और जेडीयू के चुनाव, मोदी जी का सबसे बड़ा चेहरा था बिहार में, क्या अब क्यों हुआ वो उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उस टाइम पे 125 सीटें जनता ने दिखा दी। गोवा में गए थे, 2 सीटें जनता ने दिखा दी और बोला कि मोदी जी क्या क्या ठहरेंगे नहीं। जनता ने पंजाब में दिखाया कि नहीं, संगरूर में आप नहीं, हमें कोई और पार्टी चलेगी लेकिन आप नहीं चलेंगे। दूसरी बात, जनता ने दिखाया, और दिल्ली में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दिल्ली ने भी दिखा दिया, और नोएडा, माफ़ कीजिए, दिल्ली और नोएडा दोनों ने दिखा दिया क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। जनता ने दिखाया कि आप ऐसे करेंगे, अस्पताल भी आप बनाएंगे, मोदी जी से बजट आप लेंगे, मोदी से बजट लेने के बाद आप क्या करेंगे। मोदी जी ने आपको 4000 करोड़ का यमुना का बजट भी दिया था। मोदी जी इतने डरे हुए हैं, मोदी जी ने जनता की भलाई के लिए और दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी मिल सके उसके लिए 4000 का बजट भी दे दिया, 4000 करोड़ का। लेकिन उसके बाद दिल्ली की यमुना नदी में आज किस तरीके से झाग फैल रही है वो दिल्ली की जनता और पूरे प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। क्या दिख रहा है, केजरीवाल का सपना जनता पूरा करेगी या फिर केजरीवाल जी सपनों में ही डूबे रहेंगे? प्रधानमंत्री का सपना जैसे राहुल गांधी देखते थे, प्रधानमंत्री का सपना जैसे ममता बनर्जी देखे बैठी हैं, प्रधानमंत्री का सपना जैसा अखिलेश यादव जी भी कहीं ना कहीं देखते हैं, अब उसी सपने में केजरीवाल भी डूब चुके हैं। केजरीवाल का सपना पूरा हो पाएगा या फिर? अखिलेश यादव जी को आप माइनस कर दीजिए, उनका एक बयान शायद आपको याद होगा कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए ना तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएंगे, ये वो बयान था। तो आप अखिलेश यादव जी को इसे साइड कर दीजिए क्योंकि तो अब ये भी कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा है, कल किसी टीवी डिबेट में बैठकर उन्होंने कहा है कि हमें तो चुनाव आयोग ने ही चुनाव हरवा दिया, चुनाव आयोग है जो हमारे पीछे पड़ गया है, नहीं तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती। चुनाव आयोग, मान लीजिए आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठा दिए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना इनका रोज का काम है। इन्हीं के पिताजी थे ना श्री मुलायम सिंह यादव जी, रोपिस्टो को कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये खुद के थे ना, जसुद्दीन ओवैसी, शब्जल जामाई, ना पता नहीं कितने कैसे कैसे नेता इन्होंने अपनी पार्टी में घुसेड़ रखे हैं। बरकुद्दीन अजमल जो कहते थे कि नहीं भाई, और ये क्या कहते हैं जो इनके पता नहीं कहाँ से सांसद हैं वो कहते हैं, हाँ बर्क साहब, नाम याद रखना वैसे भी मेरी जिम्मेदारी नहीं क्योंकि ऐसे नाली के कीड़ों का नाम मैं याद रखता भी नहीं हूँ, ये मेरा काम है भी नहीं। लड़कियों आवारा हो जाएंगी लड़कियाँ अगर उनकी शादी की उम्र बढ़ा दी जाए, ये इनके सांसदों का बयान है। तो जनता इन्हें सीरियस लेती भी नहीं है। 5 सीटें 80 में से दिखा दी जनता ने औकात कि आप इतना ही फड़फड़ाइए, उससे ज़्यादा फड़फड़ाइए मत वरना आपके पंख भी काट दिए जाएंगे। वो 2073 सीटें 273 सीटें जनता ने देकर पंख कटा भी दिए हैं। ममता बनर्जी की बात रही, अभी बंगाल में चुनाव हुए थे, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा सकते हैं कि वो बंगाल में लोग चुनाव हार गई, मानता हूँ हार गई, लेकिन 3% से लेकर 38% वोटों का सफर भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल आप उठाते हैं जबकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो संविधान के जिस कंबल में आप छुपते हैं ना, उस पर कंबल को उधेड़ने का कार्य आप स्वयं कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। ममता बनर्जी जी को तो साइड कर दीजिए क्योंकि उन्होंने आज तक 1 रुपये का फायदा बंगाल को दिया नहीं, उल्टा नोच नोच के उनके मंत्री खा गए और आज उनके मंत्रियों के घर से उद्योग मंत्री जो पूर्व रह चुके हैं उनके घर से करोड़ों के व्यापार निकल रहे हैं, वो तो आप बता दीजिए। और इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, अभी तक सत्येंद्र जैन से इन्होंने रिजाइनेशन नहीं लिया है, अब तक सत्येंद्र जैन से इन्होंने रिजाइनेशन नहीं लिया है, जबकि हाई कोर्ट ने ये कहा, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है, ये नयन मार्कंड की टिप्पणी नहीं है, ये विनोद शर्मा, नवीन चौहान या आज तक अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी नहीं है, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को अपने मंत्रिमंडल में रखना है या नहीं। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है, दिल्ली हाई कोर्ट माननीय की। और दूसरी बात, इन्होंने जितना करना था कर लिया और विपक्ष के पास बहुत सारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं जो अपनी खुद की लोकसभा की सीट हार जाएंगे, लेकिन भाजपा को तो क्या नरेंद्र मोदी को भी चुनाव नहीं हरा पाएंगे। ये वाराणसी का चुनाव सिद्ध कर चुका है। तो आप देख सकते हैं खुद लड़ने गए थे केजरीवाल लोकसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन अब सपना बड़ा देखा जा रहा है, लेकिन जनता उस सपने को साकार करेगी केजरीवाल जी के या फिर नहीं करेगी। मेरे संग नयन मार्कंड थे। सवाल एक ये भी उठाया है नयन मार्कंड ने कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डर काहे बात का। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।